Okay, let's welcome all of you on your channel नेप एजुकेशन। ठीक है, अभी हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन यानी चैप्टर 19 न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 11 का जो सबसे लास्ट चैप्टर है वो चल रहा है, जो हम लोग नीट का यहाँ पे देख रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक का एक भी लाइन को नहीं छोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और साथ में जो अभी तक कहीं पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो नीट में हो, पहले आईपीएमटी चल रहा था वो, या किसी में भी अगर वह आया हुआ क्वेश्चन है और वह अभी आपके सिलेबस के कंटेंट से मिलता जुलता है तो उसको भी हम लोग फोकस कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग जैसा है जो आपको एक क्वेश्चन कम्युनिटी में देते हैं, लेकिन साथ में आपको बताया ऑलरेडी जो यू कैन विजिट टू द nepeducation.com पे भी जा सकते हैं। वहां पे चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन है। आप नीट मीनू में जाइए, पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन पूरा है वहां पे, उस पे आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बार में प्रैक्टिस कीजिए 20 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर अगर आप उसको रिपीट करते तो फिर कुछ पुराने क्वेश्चन भी जो प्रैक्टिस कर लिए वो भी आएंगे और कुछ नया भी ऐड होते आएंगे। बार बार प्रैक्टिस कर दिएगा, नया नया क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इसलिए nepeducation.com को रेगुलर विजिट कीजिए और वहां पे कीजिए। ये जो अभी चैप्टर चला रहे हैं हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, अगर इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है तो वो भी आपको nepeducation.com पे भी है और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ में अगर आपको जो हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, सबको है ही, तो इसलिए उस पर टाइम बर्बाद करना बेकार है। आपको बोलना ये कीजिए वो कीजिए, देखते रहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग जैसे शुरुआत करते हैं, जो पहले जो कम्युनिटी में क्वेश्चन देते हैं उसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जो इस बार क्वेश्चन दिए थे उसमें अभी तक का सबसे हाईएस्ट शायद जहां तक हमको याद आ रहा है 40 आंसर है, जो हॉर्मोन्स स्टोर्ड एंड रिलीज्ड फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस। याद होगा पोस्टीरियर लोब पार्ट्स नर्वोसा का बोले थे न्यूरो हाइपोफाइसिस, बोलता है वहां पे हार्मोन स्टोर होता है और रिलीज होता है फ्रॉम द न्यूरो हाइपोफाइसिस। नीट 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग। न्यूरो हाइपोफाइसिस किसी भी टाइप का हार्मोन सीक्रेट नहीं करता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस दो हार्मोन सीक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, और वही हार्मोन यहां पे स्टोर करता है और उसको रिलीज करता है। यस, स्टोर करके रिलीज करता है। तो क्या है, देयर इज द वर्ड एग्जांपल देयर टीएसएच, यानी ऑप्शन में ऑक्सीटोसिन नहीं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, यस ये दोनों है, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये वैसोप्रेसिन को एडीएच भी कहा जाता है। हो सकता है ऑप्शन को वैसोप्रेसिन न दे के आपको एडीएच दे दे, ऑक्सीटोसिन नहीं दे के बर्थ हार्मोन दे दे, मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन दे दे। यस, तो ये दो है जो कि राइट आंसर है और 40 में 73% स्टूडेंट करेक्ट किए हैं। ओके, एफएसएच एंड एलएच ये दोनों तो नहीं है। प्रोलैक्टिन एंड वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन तो है लेकिन प्रोलैक्टिन नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर ओवर देयर। क्या हो गया, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन ये दोनों हार्मोन सीक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, आके स्टोर होता है न्यूरो हाइपोफाइसिस में, और न्यूरो हाइपोफाइसिस में स्टोर होके वहां से रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिलीज किया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आज का कम्युनिटी का क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस। अब चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। आज इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द दो ग्लैंड, एक पीनियल ग्लैंड का बात करेंगे और साथ में एक थायराइड ग्लैंड का बात करेंगे। पीनियल ग्लैंड बहुत ही छोटा है तो एक ही ग्लैंड लेते तो नहीं हो पाता, इसीलिए दो ग्लैंड को हम लोग बात करेंगे और साथ में जैसे बात है आपको एनसीईआरटी बुक का जो है वो भी हम लोग देखेंगे क्या है कैसे है, एक एक लाइन को हम लोग लिए। चलिए पहले आए पीनियल ग्लैंड में। पीनियल ग्लैंड, ये पीनियल ग्लैंड हम लोग के ब्रेन में पीनियल स्टॉक हाइपोथैलेमस के बगल में ही रहता है, ब्रेन में ही लोकेशन होता है और ये पीनियल स्टॉक से अटैच होता है, दैट इज द वर्ड पीनियल ग्लैंड ओवर देयर। ये इस तरह से पीनियल ग्लैंड रहता है। ठीक है, और ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं मेलाटोनिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेलाटोनिन, राइट, मेलाटोनिन ये हार्मोन सीक्रेट करता है मेलाटोनिन। दिस मेलाटोनिन
इज द डिराइव्ड फ्रॉम अ एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। जो मेलाटोनिन जो एमिनो एसिड है दैट इज द ट्रिप्टोफैन से ही डिराइव्ड होता है। ये एक एमिनो एसिड है। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन ये दो है जो कि इस ट्रिप्टोफैन से आता है और पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट में। ठीक है, अब ये मेलाटोनिन करता क्या है हम लोग के बॉडी में, तो ये एक बहुत ही अच्छा काम करता है। हम लोग का जो बॉडी का एक रिदम होता है, रिदम का मतलब स्लिप वेक साइकिल जो है आपका डे एंड नाइट का जो डायगोनल रिदम है उसको ये मेंटेन करता है। जैसे अगर रात होता है तो वी स्टार्ट टू फील द स्लीपी ओवर देयर, स्लीपी ओवर, नींद लगने लगता है। तो ये जो स्लीपनेस हम लोग का आता है वो बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द मेलाटोनिन। तो ये एक हम लोग का क्या करता है, स्लीप वेल साइकिल को मेंटेन करता है, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। ये हम लोग के बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, साथ में ये पिगमेंटेशन यानी मेलानिन जो होता है वो एक पिगमेंट है। मेलानिन हम लोग के स्किन में एक पिगमेंट है दैट इज द मेलानिन। तो इसको मेलानिन को स्प्रेड करने में ये हेल्प करता है और हम लोग के बॉडी को पिगमेंटेशन में भी मदद करता है। ये मेलानिन स्प्रेड अगर होगा तो आवर स्किन कलर विल बिकम द डार्क ओवर देयर, डार्क होता है। ठीक है, दिस विल हैपन द फंक्शन ऑफ द वर्ड मेलाटोनिन। ये है मेलाटोनिन का फंक्शन। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ है एक्स्ट्रा देख लेते हैं बुक का, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार देख लें क्या सब है पीनियल ग्लैंड में। यस, यहीं पे पीनियल ग्लैंड को देखें, इसके बारे में और क्या क्या दिया हुआ है उसको एक बार देख लें। तो अगर हम लोग पीनियल ग्लैंड में बुक में देखते हैं तो क्या है, जो पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन, बोले ब्रेन में ही रहता है, हाइपोथैलेमस के बगल में होता है, हाइपोथैलेमस फोरब्रेन का पार्ट है। पीनियल सीक्रेट्स ए हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, right? Melatonin plays a very important role in the regulation of a 24-hour rhythm, यानी diurnal rhythm of our body. For example, it helps in the maintaining the normal rhythm of sleep-wake cycle. Sleep-wake cycle को maintain करता है, body temperature को ये maintain करता है। ठीक है, इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज आवर डिफेंस कैपेबिलिटी। डिफेंस कैपेबिलिटी को इम्यून सिस्टम में भी थोड़ा सा हेल्प करता है ये। इज इट क्लियर? इतना बात है पीनियल ग्लैंड का, बहुत ही छोटा है, लेकिन जो ट्रिप्टोफैन बताया आपको याद रखिएगा, क्योंकि ट्रिप्टोफैन यहाँ पे मेंशन नहीं है लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मेलाटोनिन और सीरोटोनिन ये दो जो हार्मोन है दैट विल बी द डिराइव्ड फ्रॉम द एमिनो एसिड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, चलते अब थायराइड ग्लैंड में। अब आइए थायराइड ग्लैंड को। थायराइड ग्लैंड में क्या कहते हैं, ये थायराइड ग्लैंड सबसे पहला ये होता है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड। ये है क्या, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, याद रखिएगा। और उतना ही नहीं, ये लार्जेस्ट तो है ही, साथ में क्या है, ये अपना ही हार्मोन सीक्रेट करके अपने ही में स्टोर करता है। जैसे से पहले हम लोग क्या पढ़े, हाइपोथैलेमस ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन सीक्रेट करता है, लेकिन वो हाइपोथैलेमस अपने में स्टोर नहीं रखता है। क्या करता है वो, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में यानी न्यूरो हाइपोफाइसिस में देता है, वहां पे स्टोर करता है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां से रिलीज करता है। लेकिन थायराइड ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो कि अपने हार्मोन को अपने ही में स्टोर करके रख लेता है। और नियर अबाउट हम लोग का 2 to 3 मंथ्स का जितना रिक्वायरमेंट है, 2 to 3 मंथ्स याद रखिएगा, जितना आपका रिक्वायरमेंट है, अगर मेटाबॉलिज्म सभी कुछ प्रॉपर वे में है तो 2 to 3 मंथ में जितना हार्मोन का रिक्वायरमेंट है उतना हार्मोन थायराइड ग्लैंड स्टोर करके रख लेता है। कहने का मतलब है ये जो हार्मोन सीक्रेट करता है वो आगे तकते हैं, ये आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है, आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड। इसलिए आयोडीन हम लोग को खास करके चाहिए फॉर द विच वन, तो वह चाहिए आपको थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर वर्क करने के लिए, यानी उससे जो हार्मोन आता है
उसके प्रॉपर वर्क करने के लिए आयोडीन चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण से 1 दिन 2 दिन 10 दिन अगर हम लोग आयोडीन नहीं लिए तो इसका मतलब ये नहीं है जो थायरॉक्सिन का कमी हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन है वो कम हो जाएगा आपके बॉडी में और वह आगे का किसी टाइप का डिसऑर्डर ला देगा, कहता है वैसा नहीं होता है, राइट। इसीलिए आयोडीन अगर कुछ दिन, जैसे बहुत सारे फास्टिंग होता है लोग करते हैं, उसमें क्या करते हैं, नून नहीं खाते हैं, यानी नमक नहीं खाया जाता है, तो वह नमक जो नहीं खाता है तो ये नहीं है जो आयोडीन वहां पे 1 दिन का लैकिंग हो गया तो अब डिजीज हो जाएगा, नहीं। 2 to 3 मंथ तक जितना हम लोग को हार्मोन का रिक्वायरमेंट है उतना हार्मोन ये स्टोर करके रखे रहता है। इसलिए अगर 10 दिन 15 दिन आयोडीन सप्लाई नहीं भी हुआ तो खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उससे पहले आपका मेटाबॉलिज्म सभी कुछ रेगुलर और नॉर्मल होना पड़ा, ठीक है। अब ये थायराइड ग्लैंड का लोकेशन अगर हम लोग देखते हैं तो वी नो दैट ये क्या है, जो हम लोग का जो ट्रैकिया है, ठीक है, हम लोग का ट्रैकिया, उस ट्रैकिया के दोनों साइड में ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बना के यहां रहता है थायराइड ग्लैंड। ऐसे है थायराइड ग्लैंड नियर अबाउट हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये दोनों जो लोब्स है ये एक दूसरे से एक नैरो कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होता है जिसको हम लोग कहते हैं इस्मस। इसको कहा जाता है इस्मस। इस्मस का मतलब होता है क्या, अ नैरो लैंड। अ नैरो लैंड जो बीच में क्या होता है, जो कोई दो बहुत ही बड़ा लैंड एरियाज है और इसको एक छोटा कोई लैंड एरिया जब कनेक्ट कर रहा है तो इसको कहा जाता है इस्मस। तो दो बड़ा अगर कोई लैंड का एरिया है और उसको एक छोटा सा नैरो स्पेस जब कनेक्ट करता है तो उसको कहा जाता है इस्मस। तो इसको इस्मस कहा गया क्योंकि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड ब्रॉडर है, ये भी ब्रॉडर है, ये भी ब्रॉडर है, बड़ा है, लेकिन इसको ये एक नैरो, एकदम नैरो बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यूज को कनेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है इस्मस। इसको कहते हैं हम लोग इस्मस, ठीक है। तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, देखने में बो टाई जैसा लगता है, कोई बटरफ्लाई जैसा बोल देता है, यस। तो ये है थायराइड ग्लैंड का लोकेशन जो हम लोग के नेक रीजन में ट्रैकिया के दोनों साइड में, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, दोनों साइड में दो लोब बना के रहता है और दोनों लोब एक दूसरे से कनेक्टेड है बाय द कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम लोग कहते हैं इस्मस, ठीक है। इसके थोड़ा एनाटॉमी का भी चर्चा किया हुआ है बुक में, यस, एनसीईआरटी में, इसलिए इसको अगर हम लोग थोड़ा सा एनाटॉमी भी देख लें, जो एनाटॉमी में क्या कहता है क्या, इसमें जब आप एनाटॉमी करोगे तो इसमें देर इज द वर्ड मिनी फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगा और ये पूरा स्ट्रोमल यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू पूरा होता है जिसमें ब्लड सप्लाई रहता है, क्योंकि इंडोक्राइन ग्लैंड है तो रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड होता है, ठीक है। ये इंडोक्राइन ग्लैंड का कैरेक्टरिस्टिक ही है जिसमें रिचली सप्लाइड बाय द वर्ड ब्लड होता है। अब इसमें जो ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर मिलता है इसको हम लोग कहते हैं थायराइड फॉलिकल। दिस थायराइड फॉलिकल remains lined by the single layer of the cuboidal epithelial tissue। क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू होता है, याद रखिएगा कैसा है, क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू। लेकिन इसके बीच बीच में आपको एक सेल और इम्बेडेड मिलेगा, जगह जगह पे एक सेल और इसमें मिल जाता है जिसको हम लोग कहते हैं पाराफॉलिकुलर सेल। और ये जो सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू होता है, इस तरह से चारों तरफ आप बीच बीच में उसको रख दीजिएगा, ऐसे क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर सेल। और ये बीच में जो ऐसे बीच बीच में एक सेल है वह इम्बीडेड होता है, इसको कहते हैं हम लोग सी सेल या कहते हैं इसको पाराफॉलिकुलर सेल, ठीक है। इसको कहा जाता है सी सेल या पाराफॉलिकुलर सेल। तो ये हो गया फॉलिकुलर सेल है, फॉलिकुलर सेल सिंगल लेयर ऑफ द क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू है, याद रखिएगा ये क्यूबाइडल इपिथेलियल टिश्यू है, सेक्रेटोरी है, ये सेक्रेट करता है। लेकिन जब ये इनएक्टिव होता है उस टाइम में ये क्यूबाइडल होता है, ये भी याद रखिएगा, जिस टाइम में ये इनएक्टिव होता है उस टाइम में ये क्यूबाइडल होता है। लेकिन जब ये एक्टिव होता है, ये हार्मोन सीक्रेट करना शुरू करता है तो ये लेंथ में बढ़ जाता है, तब इसको हम लोग कहते हैं कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार बन जाता है ये, ठीक है।
और ये जो बीच में सेल है इम्बेडेड, इसको हम लोग सी सेल भी कहते हैं या पाराफॉलिकुलर सेल कहते हैं, पाराफॉलिकुलर सेल। अब जो बताइए ये क्या करता है, इट कैन स्टोर द हार्मोन, ये हार्मोन को स्टोर करता है। इस बीच में ये जो खाली जगह है ये कोलवाइड रखता है, यानी अपना हार्मोन सीक्रेट करके ये रखे रहता है, इसको कहते हैं कोलवाइड। इसी में ये अपना हार्मोन सीक्रेट करके रखता है, जो कि 2 to 3 मंथ्स के बराबर स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये है थायराइड ग्लैंड। इससे जो हार्मोन आता है वो आपको 2 हार्मोन ये सीक्रेट करता है, जिसमें से एक हार्मोन का तो डिस्कस अभी हम लोग करेंगे, और एक हार्मोन का डिस्कस जो है वह करेंगे आपको पाराथायरॉयड ग्लैंड जब पढ़ाएंगे वहां पे। ये थायरोक्सिन या इसका नाम है टेट्रा आइडोथायरोनिन। थायरोनिन इट इज एमिनो एसिड, एमिनो एसिड है, उसमें 4 आयोडीन मोलिक्यूल, आयोडीन एटम जब ज्वाइंट होता है तब बनता है वो टेट्रा आइडोथायरोनिन। इसको शॉर्ट में हम लोग T4 लिखते हैं या थायरोक्सिन कहते हैं। लेकिन ये जो T4 सेल है, T4 से या सॉरी T4 सेल कहते हैं, T4 है दैट इज द टेट्रा आइडोथायरोनिन T4। ये T4 इनएक्टिव फॉर्म है, ये फॉर्म में काम नहीं करता है, इस वे में ये काम नहीं करेगा। तो क्या करेगा ये, कब फंक्शन करेगा ये, तो होता क्या है, जो थायराइड ग्लैंड T4 तो रिलीज कर देता है, थायरोक्सिन रिलीज कर देता है, ये ब्लड में आ गया। अब ब्लड में आने के बाद लीवर, किडनी एंड ब्रेन, ये 3 स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हम लोग डी आयोडीनेज। एक एंजाइम है डी आयोडीनेज, ये क्या करता है, इस T4 को लेता है, मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन लेता है, इसमें से एक आयोडीन निकाल देता है, उसके बाद ये बन जाता है T3 जिसको कहते हैं हम लोग ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन। और ये ट्राइआयोडोथायरोनिन जो होता है ये एक्टिव होता है, ये फंक्शनल होता है। टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो होता है वह नॉन फंक्शनल होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो जो फंक्शन करता है वह T3 करता है। तो थायराइड ग्लैंड जो रिलीज करता है वो तो थायरोक्सिन टेट्रा आयोडोथायरोनिन T4 रिलीज कर दिया। उसको क्या करता है, लीवर, किडनी और ब्रेन के पास डी आयोडीनेज है, तो वो क्या करता है, 4 एटम जो आयोडीन का अटैच हो उसमें से एक को ब्रेक कर देता है, तो बच जाता है ट्राई आयोडोथायरोनिन, राइट, ट्राइआयोडोथायरोनिन। अब ये एक्टिव फॉर्म हो गया। अब इसमें ये एनसीईआरटी बुक में नहीं मेंशन है लेकिन जान लीजिए इस, अब इसमें क्या करता है, ब्रेन जितना लेता है T4 को, जितना T4 को लिया वो T3 में कन्वर्ट करके खुद यूज कर लेता है, ये आपको रिटर्न ब्लड में नहीं देता है। इसलिए कह सकते हैं ब्रेन इतना ही T4 लेता है जितना उसको रिक्वायरमेंट है, वो लिया, उसके पास डी आयोडीनेज है, वह क्या करता है T4 को कन्वर्ट करता है T3 में और उसको यूज कर लेता है। लीवर और किडनी क्या करता है, ये T4 को लेता है, T3 में कन्वर्ट करता है, जितना उसको यूज करना है उतना यूज करेगा, रेस्ट को फिर क्या करता है ब्लड में रिलीज कर देता है, दैट कैन बी यूज्ड बाय द अदर सेल्स और टिश्यूज। ठीक है, दूसरे के लिए भी रिलीज कर देता है, जो चलो हमको T4 लिए T3 में कन्वर्ट करके दे रहे हो, क्योंकि आप लोगों के पास डीआयोडीनेज है नहीं तो T4 को आप लेके कीजिएगा क्या, तो T4 आपका कोई काम का नहीं है, तो चलिए हम आपको T3 दे रहे हैं। लेकिन ब्रेन स्वार्थी होता है, उतना ही लेता है जो हम, मेरा रिक्वायरमेंट है T4 लेगा, T3 बनाएगा लेकिन रिलीज नहीं करेगा, ना उदो को लेना ना मादो को देना। ठीक है, तो दिस इज द ये हार्मोन है। अब ये करता क्या है, क्या फंक्शन करता है ये थायरोक्सिन, राइट। खास करके अगर इसका हम लोग बात करेंगे थायरोक्सिन का, तो ये हम लोग के बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को चेंज करता है, यानी BMR को इफेक्ट करता है ये, तो BMR को इंक्रीज कर देता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या है ये, अब ये फैक्टर क्या आ गया, बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये फैक्टर है क्या, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं whatever the amount of energy produced by an individual from its unit body surface area in the unit time। कहने का मतलब अगर उसका बॉडी सरफेस एरिया 1 स्क्वायर मीटर है तो 1 स्क्वायर मीटर से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इन 1 यूनिट टाइम कहते हैं,
लेकिन बायोलॉजी में इसको हम लोग 1 आवर लेके चलते हैं, याद रखिएगा, 1 सेकेंड लेके नहीं चलते हैं, 1 आवर यूनिट टाइम में। तो 1 आवर में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है वो ले लेंगे, और आपका टोटल बॉडी सरफेस एरिया ले लेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना प्रोड्यूस हुआ 1 आवर में, 1 घंटे में, उसको बॉडी सरफेस एरिया से अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वह आपका बीएमआर निकल जाएगा। कहने का मतलब यूनिट बॉडी सरफेस एरिया से वट एवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द यूनिट टाइम, यानी 1 घंटे में यूनिट बॉडी सरफेस एरिया से कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो, वो है बीएमआर। तो थायरोक्सिन क्या करता है, ये हम लोग के बीएमआर को इंक्रीज करता है। ठीक है, बीएमआर को इंक्रीज करता है। दूसरा क्या है, ये ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है, चलिए एक और लेते हैं। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट मेटामॉर्फोसिस होता है, ये फ्रॉग में होता है, उसको हम खाली समझा रहे हैं। मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, जैसे फ्रॉग में एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो फ्रॉग के लार्वा को हम लोग टैडपोल लार्वा कहते हैं। टैडपोल लार्वा से अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड निकाल लेते हैं तो ये मेटामॉर्फोसिस करके प्यूपा में चेंज नहीं होता है, ये होल ऑफ द लाइफ लार्वल स्टेज में ही बैठा रहता है। ठीक है, लेकिन अगर लार्वा जहां पे फ्रॉग का लार्वा, जिस वाटर में जहां पे फ्रॉग का लार्वा है, ये वाटर है, यहाँ पे फ्रॉग का लार्वा, सपोज दैट लार्ज नंबर ऑफ द लार्वा है, सो इसमें अगर ह्यूमन थायरोक्सिन ऐड कर दिया जाए, इसमें ऐड कर दे क्या, ह्यूमन थायरोक्सिन, यानी हम लोग जो थायरोक्सिन सेक्रेट कर रहे हैं उसको अगर इसमें दे दिया जाए तो ये लार्वा क्या होता है, ये तुरंत आपको चेंज हो जाता है एडल्ट में, इसका रेट एक्सलेट हो जाता है, जो डेवलपमेंट का टाइमिंग है वह कम हो जाता है, इसके लार्वा का एडल्ट में चेंज होने का जो रेट होता है, टाइम पीरियड होता है, वह कम हो जाता है, इसलिए एडल्ट बनने के लिए बन जाता है, बहुत ही छोटा बनता है, सर्वाइव नहीं करता है लेकिन बन जाता है। कहने का मतलब है, इस बात से, इस कंसेप्ट से, इस प्रैक्टिकल से हम लोग को क्या पता चलता है, जो थायरोक्सिन कहीं ना कहीं हेल्प करता है फॉर द फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गन इम्ब्रियोनिक स्टेज में। इसलिए जब हम लोग भी इनसाइड द बॉडी ऑफ मदर होते हैं तो हम लोग के भी ऑर्गन फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। तो ये डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन में हेल्प करता है, डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये कुछ कॉमन बात हुआ। ये हम लोग के मेटाबॉलिज्म, बीएमआर को बढ़ाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बीएमआर को बढ़ाता है तो मेटाबॉलिज्म फैट बढ़ा देता है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, इस सब मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज कर देता है, तब ना बीएमआर बढ़ता है। ये हम लोग के ब्रेन के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उसमें हेल्प करता है, इरिथ्रोपोइसिस में भी ये हेल्प करता है। तो इस तरह से कुछ इसका मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन है थायरोक्सिन का। ओके, अब इसका डिसऑर्डर क्या होता है, डिसऑर्डर भी है, क्या है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर में आते हैं, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी अगर थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है थायरोक्सिन, अभी हम लोग थायरोक्सिन का बात कर रहे हैं, कैल्सिटोनिन को अभी रोके हुए, यानी पाराफॉलिकुलर सेल जो सीक्रेट करता है थायराइड कैल्सिटोनिन, उसको बोले हम आपको आगे का पाराथायरॉयड ग्लैंड में पढ़ाएंगे, तब वहां पे फंक्शन समझ में आएगा उसको। तो ये क्या करता है, दिस वन हैपेंड, ये हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन कम हो जाता है, थायरोक्सिन का सिक्रेशन कम होता है, तो ये अगर चाइल्ड में ऐसा हो गया, चाइल्ड में, तो ये एक डिजीज डेवलप कर जाता है, दैट इज द क्रिटिनिज्म। एक तो कॉमन है, किसी में भी हो जाता है, वह है ग्वाइटरी, ये सिंपल ग्वाइटर। तो ग्वाइटर जो होता है, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, तो वह ग्वाइटर सब में होता है, चाहे वह चाइल्ड हो, एडल्ट हो, अगर हाइपोसिक्रेशन हो गया तो ग्वाइटरी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वह चाइल्ड है तो ग्वाइटरी के साथ साथ उसको क्रिटिनिज्म भी हो जाएगा। यस, क्योंकि क्रिटिनिज्म में क्या होगा, बीएमआर कम हो जाएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, हीट प्रोडक्शन कम होगा, बॉडी टेम्परेचर लो हो जाएगा उसका, उसमें बॉडी वेट जो होगा वह गेन करेगा, क्योंकि बीएमआर कम है तो फैट जो भी खाएगा फैट का डिपोजिशन होते जाएगा, तो बॉडी वेट हो जाता है, हार्ट बीट जो होता है वो स्लो हो जाता है, बीएमआर कम है। यस, शॉर्टनिंग ऑफ द ब्रीथिंग हो जाता है,
तो ये हो जाता है माइक्रोसिफाली, करने का मतलब ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा, मोर एज का हो जाएगा, लेकिन दैट बिहेव एज व्हाट, चाइल्ड ओवर देयर। ठीक है, तो ये हाइपोथायराइडिज्म। एडल्ट वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी प्रॉब्लम ये लाता है, इरेगुलर कर देता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। इज इट क्लियर? अगर एडल्ट में हाइपोसिक्रेशन हो गया तब क्या होगा? तो एडल्ट में अगर हाइपोसिक्रेशन हो जाता है तो पर्सन सफर फ्रॉम ए डिजीज जिसको कहते हैं हम लोग माइक्सोडीमा। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग माइक्सोडीमा। एडल्ट में अगर हो जाता है, एडल्ट वुमेन में एक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम भी आएगा और इसको मैग्योडिमा। इसमें होता है क्या, ये आई के नीचे ये पेरी और बाइटल होता है, इसको कहते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे किसी किसी को सोलेन होता है, ये पेरिडोनल एडिमा हो जाएगा। हेयर जो होगा वो कोर्स थोड़ा मोटा हो जाएगा, ड्राई रहेगा। स्पर्श कहने का मतलब स्पर्श होगा कहीं कहीं पे थिन हो जाएगा वो। तो दिस इज हैपेंड माइक्सोडीमा, जो कि एडल्ट में डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द हाइपोसिक्रेशन, बिकॉज ऑफ द हाइपोसिक्रेशन। अगर हाइपर सिक्रेशन होगा तब क्या होगा? हाइपोसिक्रेशन समझ रहे हैं? यस, हाइपोसिक्रेशन का मतलब है अंडर सिक्रेशन या लेस देन नॉर्मल। ऑलरेडी पिट्यूटरी ग्लैंड में बता चुके, इसलिए हम मात्र टर्म को यूज कर लिए, नहीं तो जान लीजिए हाइपोसिक्रेशन का मतलब है किसी भी हार्मोन का अगर आपको हाइपोसिक्रेशन बोला जा रहा है तो इसका मतलब है ये अंडर सिक्रेशन है, अंडर सिक्रेशन और लेस देन नॉर्मल, जितना नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उससे अगर कम होता है, उससे कम होता है। तो साथ में एक चीज और समझ लीजिए, जैसे क्या बोले, इसको हम लोग कहते हैं टेट्राआइडोथायरोनिन, है ना, टेट्राआइडोथायरोनिन बोलते हैं। तो ये जो थायरोनिन है, दिस इज द वर्ड, इट इज एमिनो एसिड। ये एमिनो एसिड है थायरोनिन, टायरोसिन एमिनो एसिड से ये ड्राइव होता है। और पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, टायरोसिन एमिनो एसिड से। टायरोसिन एमिनो एसिड से बेसिकली तीन चीज आता है। एक ड्राइव होता है आपको थायराइड ग्लैंड का, ये थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करता है एड्रिनलिन या इपिनेफ्रिन। और एक हम लोग का जो पिगमेंट होता है स्किन पिगमेंट, मेलानिन। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन एकदम याद रखिए, टायरोसिन से ड्राइव होता है थायरोक्सिन, ये एड्रिनेलिन या इसी का दूसरा नाम है इपिनेफ्रिन, और स्किन पिगमेंट जो है हम लोग का मेलानिन। ये तीनों इसी एमिनो एसिड से ड्राइव होता है, दैट इज द टायरोसिन। ठीक है, अब आइए, अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया तब क्या होगा? तो हाइपर सिक्रेशन चाहे एडल्ट में हो या चाइल्ड में हो, हाइपर सिक्रेशन होता है तो देयर इज द वर्ड, पर्सन सफर फ्रॉम ए डिजीज जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, या इसी का दूसरा नाम है एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइट्री, एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइट्री। इस एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइट्री में क्या होता है, एक्सो का मतलब आउट, ऑप्थैल्मिक मतलब आई। आई बॉल्स होता है बहुत ही ज्यादा बाहर दिखता है, ज्यादा बाहर दिखेगा, इसको कहते हैं हम लोग एक्सोप्थैल्मिक ग्वाइट्री।